हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 19 मार्च 2026 है। डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आज हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रम्बानन जो टेम्पल है उसके बारे में। और ये प्रम्बानन जो टेम्पल है आखिर न्यूज़ में क्यों था और कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक इंडोनेशिया देश है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो हिंदू कल्चर है, हिंदू मंदिर है, इनका विस्तार देखा जाता है। और हालांकि इसका अगर हम देखें विस्तार तो बहुत पहले शुरू हुआ गया था, चोल डायनेस्टी के दौरान ही, राजेंद्र चोल, राजराज चोल के टाइम पे ही, और इवन थोड़ा सा पहले से ही यहाँ पे कल्चर का विस्तार शुरू हुआ था। रिसेंट में न्यूज़ में क्यों था कि भारत और इंडोनेशिया ने क्या किया है, भारत और इंडोनेशिया ने ज्वाइंट एक एग्रीमेंट साइन किया है। अगर हम बात करें या साझेदारी कर रहे हैं प्रम्बानन जो टेम्पल है उसके रिजुवनेशन के लिए या रिस्टोरेशन के लिए, पुनः इसको अच्छे से बनाया जाए, उसके रिस्टोरेशन के लिए भारत और इंडोनेशिया एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो या साझेदारी कर रहे हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस मंदिर की लोकेशन कहाँ है, इस मंदिर की लोकेशन क्या इंडोनेशिया में है, इस मंदिर की लोकेशन मलेशिया में है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस मंदिर की लोकेशन कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ठीक, अब इसका स्टेटमेंट बनता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। और इसको डेवलप किया था किसने, शैलेंद्र डायनेस्टी ने। तो क्या शैलेंद्र डायनेस्टी ने इसको डेवलप किया था, यहाँ पर ये भी आपको बताना है। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तीसरा, हिंदू त्रिमूर्ति को समर्पित, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समर्पित है। ये तो जनरल स्टेटमेंट है, तो कहीं ना कहीं पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब जाहिर सी बात है कि भारत और इंडोनेशिया इतना प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनेस्को के द्वारा ये संरक्षित तो होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें करेक्ट लगता है। तो हमें लग रहा है कि 1, 3, 4 तो करेक्ट है। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब अगर आपको ये पता है कि किस डायनेस्टी का है तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप 50-50 करके कोई भी एक को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसका जो निर्माण था संजया डायनेस्टी ने करवाया था, संजय डायनेस्टी ने करवाया था, ना कि शैलेंद्र डायनेस्टी ने। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये कहते हैं कि इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने 4-5 फैक्ट इसके बारे में यहाँ पे समझा। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, शिव का जो मंदिर सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु का भी मंदिर है। और यहाँ पर अगर आप देखो 16 टोटल मंदिर है, 8 बड़े मंदिर हैं और 8 छोटे मंदिर हैं। कब बना था, तो इसको 9th सेंचुरी में, शताब्दी में इसको बनाया गया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरे रीजन में आपको 240 से ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये बात थी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज सी ड्रैगन की तरफ। अब ये एक्सरसाइज सी ड्रैगन किसके बीच कंडक्ट होता है और किस तरह की एक्सरसाइज ये आपको बताना है। तो सी लिखा है तो इसका मतलब ये तो आपको पता चल गया होगा कि नौसेना या नेवल एक्सरसाइज है ना। लेकिन किसके किसके बीच होता है, तो ये भारत, अमेरिका और अन्य देशों के मध्य होता है। तो कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हैं, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आप लिख सकते हैं जापान है ना, न्यूजीलैंड है। तो इतने 5 देशों के मध्य ये एक्सरसाइज सी ड्रैगन होता है। ठीक है, अब ये कब से शुरू हुआ, तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत सन 2019 में हुई थी। ये एक तरह का एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास होता है कि सबमरीन के खिलाफ किस तरह से हम क्या करेंगे, युद्ध लड़ने के लिए कैपेबल होंगे, उसको लेके प्रैक्टिस होती है। अब ये कहाँ पे हुआ, तो वेस्ट जो पैसिफिक ओशियन है ना, वहाँ पे ये अभ्यास कंडक्ट किया गया। वेस्ट पैसिफिक ओशियन में ये अभ्यास कंडक्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से ये अभ्यास वगैरह भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ सकते हैं। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इट इज़ मल्टी नेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है ना। तो क्या मल्टी नेशनल जो सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज करेक्ट है, इसका नेतृत्व तो नाटो के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट कन्फ्यूजन कर क्रिएट कर सकता है कि भाई नाटो में तो बहुत सारे देश हैं, 29 के आसपास देश हैं, तो क्या सारे देश इसमें शामिल होते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है स्टेटमेंट। इट कंडक्टेड एनुअली इन गुआम में इसको वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तीसरा, इंडिया पार्टिसिपेटेड यूजिंग मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लाइक P-8 पोसाइडन, भारत इसमें P-8 पोसाइडन जैसे समुद्री गश्त विमान के साथ भाग लेता है। तो देखो कहीं ना कहीं जो पहला चौथा स्टेटमेंट जनरल लग रहे हैं, ये तो करेक्ट हो सकते हैं। तो अब इसमें भी ये और ये स्टेटमेंट यहाँ पे चांसेस है। लेकिन क्या नाटो के द्वारा नहीं, नाटो के द्वारा इसे कंडक्ट नहीं किया जाता, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। 5 देश इसमें पार्टिसिपेट हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो नाटो में है नहीं, ना जापान है, तो नाटो कैसे इसमें आ सकता है। तो 1, 3, 4 ही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हालांकि वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू आज करते हैं। डेली तो रैंडमली भी हम पिक करते हैं, लेकिन आज चलिए कंटिन्यू ही कर लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लोटिंग रडार के बारे में बात कर रहा है कि NIOT जो है, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, उसने तमिलनाडु के मुट्टुम में, किसने, तमिलनाडु के मुट्टुम में फ्लोटिंग रडार बियो सिस्टम जो है उसको क्या किया है, उसका इनिशियल ट्रायल किया है। अगर हम बात करें या सफल परीक्षण या सक्सेसफुल ट्रायल यहाँ पर किया है। अब ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम है, ठीक। ये समुद्र के ऊपर जो विंड कंडीशन कैसी चल रही हैं उसको मेज़र करता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट पर लेज़र रेज भेजता है, लेज़र किरणें भेजता है, और ये वायु जो होती है उनसे कणों से टकराती हैं और आपस में फिर आके ये बताती हैं ये कितनी हवा अभी बाहर है। इससे क्या होता है, सटीक मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। चक्रवात वगैरह की सिचुएशन में या साइक्लोन वगैरह सिचुएशन में आसानी से टैकल किया जा सकता है। स्टेटमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं कि यूज लेजर पल्सेस मेजर एटमॉस्फेयर कंडीशन, वायुमंडलीय परिस्थितियों को मापने के लिए लेजर पल्स का उपयोग किया जाता है। इट कैन मेजर विंड डाटा 300 मीटर अबव सी लेवल, 300 मीटर ऊपर का जो सी लेवल में विंड का डाटा ये मेजर करता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर डीप सी माइनिंग एक्सप्लोरेशन, का उपयोग मुख्यतः गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण के लिए किया जाता है। चौथा, इट हेल्प साइक्लोन प्रिडिक्शन एंड क्लाइमेट स्टडीज़, ये चक्रवात अनुमान और जलवायु अध्ययन में सहायता करता है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पे बात होती है एक्सप्लेनेशन में, वन रडार लेजर बेस्ड मेजरमेंट है। दूसरी बात है कि मेजर करता है 300 मीटर। तीसरा, नॉट ऑफ माइनिंग बट वाइंड क्लाइमेट एंड मॉनिटरिंग के लिए, मतलब तीसरा जो स्टेटमेंट था यहाँ पे क्या कह रहा था कि गहरे समुद्र में क्या माइनिंग के लिए किया जाएगा, नहीं, ये विंड के कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए करेक्ट हो जाएगी। और दूसरा, ऑफशोर जो विंड एनर्जी होती है ना, जैसे मान चलिए कि जो पवन ऊर्जा जनरेट की जाती है उसमें ये हेल्प करेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कितनी हवा चल रही है, कितना मौसम कैसा है। तो फ्लोटिंग रडार बाई सिस्टम जैसे तमिलनाडु के न्योट में इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ थी जिसे हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में यहाँ पे, इसको चौथा है, इसको बाद में देखते हैं। पहले आ जाते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। क्या लिख लीजिए, रिलीजियस फ्रीडम के लिए ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, विश्व में देशों में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता किसको मिल रही है उसको, उस पर ये क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका एक्ट बना था 1998, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट पास किया गया था अमेरिका में। तो अमेरिका का ये खुद का है, कोई भी ऐसा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नहीं है, ना UN का है, ये अमेरिका खुद ये पब्लिश करता है। और ये क्या क्या जारी करता है, कंट्री फॉर पार्टिकुलर कंसर्न नामक रिपोर्ट निकालता है, पार्टिकुलर कंसर्न नाम की रिपोर्ट निकालता है, ठीक। अब ये एक तरह की एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें ये बताता है कि कहाँ किसको कितनी फ्रीडम मिली है। हालांकि भारत ने कहा कि ये बहुत ही बायस्ड रिपोर्ट होती है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो इसको लेके यहाँ पे स्टेटमेंट है कि किस लॉ के अंतर्गत है, क्या UN चार्टर के अंतर्गत, नहीं। कोई जनरल जेनेवा कन्वेंशन, नो। US सिविल राइट्स, नो। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ये पास किया था अमेरिका ने, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसके बारे में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। बात आती है यहाँ पे मेलानोमा की। मेलानोमा क्या है, मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर है, स्किन कैंसर है। इसकी उत्पत्ति मेलानोसाइट से होती है। अब बेसिकली मेलानिन क्या होता है, स्किन का जो रंग होता है वो मेलानिन की वजह से होता है ना, काला है, गोरा है, जो भी है। तो ये क्या होता है, मेलानोसाइट की वजह से ये स्किन कैंसर को क्या बोला जाता है, मेलानोमा बोला जाता है, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो सर्जरी से ठीक इसका संभव है, इसको प्रयास करना, और इसको उसी से प्रयास किया जाता है ठीक करने का। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है किससे उत्पन्न होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स या मेलानोसाइट से, बोन मैरो से, नर्व सेल से। तो किससे उत्पन्न होता है, तो इसकी उत्पत्ति मेलानोसाइट से होती है, ना कि वाइट ब्लड सेल से या तो बोन मैरो से, इनसे इसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंडन रिवर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। हिंडन रिवर के बारे में स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे बने हैं, चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट से हैं, न्यूज़ में क्यों थी कि वैज्ञानिकों ने इसकी जो डेवलपमेंट फेज हुआ ना उसकी स्टडी की और बताया कि ये जुरासिक से इयोसीन के आसपास के बीच में डेवलप करने की इसकी जो प्रोसेस उनको इन्होंने बताया है। लेकिन ठीक है, इतना हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए जानना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी, ये आपको स्टेटमेंट पता है या नहीं पता, ये आपको बताना है। दूसरा,
इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरावली हिल्स, क्या अरावली रेंज से इसका ओरिजिन होता है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ रेन फेड वाटर, यह वर्षा आधारित रिवर है। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन गंगा बेसिन, गंगा बेसिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी में से आती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। रिसेंट में जो स्टडी हुई उसमें वाटर क्वालिटी के बारे में कंसर्न को जताया गया कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और इससे जो वहाँ का एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, मतलब उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो निगेटिवली इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। और ये ट्रिब्यूटरी यमुना की ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये ओरिजिनेट करती है सहारनपुर यूपी में। कहाँ पे, सहारनपुर यूपी में। तो सहारनपुर यूपी में क्यों, अरावली रेंज तो होगी नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। और ये शिवालिक हिल के आसपास से ओरिजिनेट होती है 800 मीटर ऊंचाई से। ठीक, फिर ये फ्लो करती है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, खासतौर पे वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है ना, और बाद में यमुना मिल जाती है, और 400 किलोमीटर जितनी इसकी लंबाई है। हालांकि ये इंटायरली फेड बाय रिवर, मतलब कि अगर हम देखें वर्षा पर आधारित ज़्यादातर रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरी आपको देखने में काली नदी और कृष्णी नदी, कृष्णा नहीं कृष्णी, तो काली और कृष्णी नदी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, और बहुत बड़ी रिवर नहीं है, लेकिन ठीक है आपको इतना याद रखना है। अब अगर आप देखोगे तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 134 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में। ये क्वेश्चन, इस पे एक और क्वेश्चन बना कि जो फ्लोटिंग रडार बेस सिस्टम उसका उपयोग क्या है, क्या ओशियन माइनिंग है, विंड एंड एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, या मरीन बायोडाइवर्सिटी सर्वे। तो पवन और जो वायुमंडलीय मापन है या विंड एंड एटमॉस्फेरिक मेजर, इसका मेनली उपयोग है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनना है किसके बारे में, एमएक्सिन के बारे में। अब ये आईआईटी गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है। ये एक तरह का 2D एलिमेंट है जिसका फॉर्मूला होता है Mn+1xN(Tx). ये मतलब बेसिकली ये आपको याद नहीं रखना है। तो 2D एक पदार्थ होता है, ये बहुत ज़्यादा विद्युत चालकता इसमें होती है, मतलब अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उपयोग कैसे किया जाएगा, बैटरी बनाने में इसका उपयोग होगा, है ना, वाटर को सिंथेसाइज करने में, या अगर हम बात करें हाइड्रोजन के जो प्रोडक्शन में, हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था कि दे आर 2 डायमेंशनल मटेरियल, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और ये मैक्स फेस से प्राप्त होता है, दे डिराइव फ्रॉम द मैक्स फेस। अब ये मैक्स फेस क्या होता है इतना डिटेल में नहीं जाना है। तीसरा, दे आर लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो क्या लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी है, हाई है, उच्च है। ठीक है, तो 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण जल उपचार में किया जाता है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सही आंसर क्या आ जाएगा, ए 1 to 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, इधर के सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच करना है, प्रम्बानन टेम्पल को मैच करना है, तो आप आसानी से इसको मैच कर लेंगे। हिडन को, इसको भी, हिडन को, सी ड्रैगन को। तो ये आज के जो टॉपिक थे उन्हीं में से ये पेयर्स वाले क्वेश्चन बने, तो उसको भी आप आसानी से टैकल कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे कि USCIRF के बारे में भी आपको पता है, मैंने आपको बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता पर निगरानी करता है। मेलानिन के बारे में बताया, लिडार के बारे में बताया। तो ये वाले भी क्वेश्चन आपके लिए आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो कालिंजर है ना, कालिंजर किला कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों को हालांकि कालिंजर बोला जाता है, लेकिन ये जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की बात हो रही है। बांदा वाला अगर हम देखें मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, अगर आप देखोगे ये, तो यहाँ पे इस रीजन की बात है, इस रीजन को कालिंजर बोला जाता था। थोड़ा सा MP का भी पार्ट आता था, लेकिन ये जो न्यूज़ है यूपी के संबंध में है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो GSI है, इसने कालिंजर किले के आसपास के नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है, NGHS इसको घोषित किया है। ठीक है, तो इसका प्रोटेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये विंध्यन रेंज में स्थित है ये किला है। और प्रारंभ में अगर आप देखो इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो गुप्त काल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इसमें 9th से लेकर 13th सेंचुरी तक मेनली जो रूल किया चंदेल डायनेस्टी ने किया। चंदेल डायनेस्टी जिसको स्टैब्लिश किया था नन्नुक ने, उसमें विद्याधर जैसे बहुत सारे महान रूलर भी आए, है ना, और बहुत सारे आक्रमण भी, मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया, हुमायूं ने, फिर अकबर ने भी इस किले को बीरबल को सौंपा था। बाद में जो महाराजा छत्रसाल की स्टोरी इसी न्यूज़ से रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। तो ये न्यूज़ में था और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसका आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे समझ लेते हैं। लद्दाख मैग्मेटिक
इसके संबंध में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के संबंध में है, ये भी न्यूज़ में था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, बस हाँ इतना ही था। ठीक है, अब मैटोम तट के बारे में मैंने आपको बताया कि लिडार का यहाँ पे वो किया गया, ट्रायल किया गया, तो सही आंसर आज का भी आप आसानी से 1A यहाँ पे आ जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। PDF के लिए आपको इस चैनल को जाना है, इस चैनल को ज्वाइन करना है।